हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन सीटेट क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग 10 जनवरी 2022 के सामाजिक अध्ययन का जो है 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सामाजिक अध्ययन पेपर 2 6 to 8 से संबंधित विषय है, जिसमें कि जो बच्चे बीए के साथ बीएड किए हैं और वैसे बच्चे या बीकॉम के साथ बीएड किए हैं, तो वैसे बच्चों का जो है सामाजिक अध्ययन विषय का जो है सीटेट में चुनाव करना होता है। तो बस इसी सीटेट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने 10 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपके इतने कम समय में जो एग्ज़ाम के समय है, तो ये कम समय में इस टॉपिक और इस माध्यम से जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है, उस माध्यम से हम आपके सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपके सोशल स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बन सकती है। तो चलिए, हताश नहीं होना है। सोशल स्टडीज़ में आपके 60 मार्क्स में से कम तो 55 मार्क्स हम आपके पक्के कर देंगे। तो चलिए, तो हम लोग अपनी रणनीति की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ 31 से स्टार्ट है, जो कि आपका सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है, और 90 तक हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है आपका 60 प्रश्नों का जो है ये पड़ाव रहेगा, और 60 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला हम साक्ष्य को देखेंगे, और दूसरा क्या है, यहाँ देखिए कि ये कूट में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से आपको दिख सके। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर हम 31 में चलते हैं। 31 कह रहा है कि मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। तो ये देखिए कि सूची 1 में क्या है, कुछ साक्ष्य हैं जो अनाज और हड्डियों से संबंधित हैं, और इधर आप देख रहे हैं सूची 2 में पूरा स्थल है जो कि अलग अलग स्थानों से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इनको पढ़ते हैं और फिर मिलान करते हैं। तो कह रहा है पहला कि ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सुअर, तो इसका संबंध किससे है। तो देखिए, इसका संबंध जो है हल्लूर के, आंध्र प्रदेश के हल्लूर से है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो लोग होते थे, ये ज्वार बाजरा, मवेशी यानी कि पशुपालन और कृषि जो था उनका क्या था, मुख्य व्यवसाय था। तो ज्वार मतलब खेती के रूप में वो ज्वार बाजरा, और पशुपालन में वो मवेशियों को क्या करते थे, पालन करते थे, जिसमें कि भेड़ बकरी और सुअर को आजीविका के लिए पालते थे। ठीक है, तो ए का क्या हो गया, ए का 3 नंबर हो गया। उसके बाद बी का देखते हैं। तो बी का संबंध गेहूं और दलहन है। तो गेहूं और दलहन ये गुफक राल से, यानी कि कश्मीर के गुफक राल से था। ठीक है, और तीसरा है मिट्टी पर खूरों के चिन्ह। तो मिट्टी पर खूरों के चिन्ह कहाँ मिले थे, तो मिट्टी पर खूरों के चिन्ह मिले थे महागढ़ा में। ठीक है, तो सी का दूसरा हो गया।
और चावल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े। तो देखिए चावल जो है ये कोल्डिवा से मिला था। कहाँ से मिला था? कोल्डिवा। चावल और जानवरों के हड्डी के टुकड़े कोल्डिवा यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ से क्या थे? संबंधित थे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं बच्चे कि ए का क्या हो जाता है? ए का 3, बी का 1, बी का 1, उसके बाद सी का जो हो जाता है 2 और डी का हो जाता है 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? एक ए नंबर। ठीक है, यानी A3, B1, C2 और D4। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कहने का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा दिया जाता था, यानी सुला दिया जाता था। ठीक है, और सुलाकर मतलब कि लिटाकर दफनाया जाता था, तो उनका सिर जो होता था वो उत्तर की ओर होता था। तो ये कहाँ की घटना है, यानी कि कहाँ जो है मतलब कि इस तरह के जो है कार्य होते थे। तो हमेशा याद रखेंगे इनाम गांव में क्या है कि जो भी मतलब कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, इनाम गांव एक स्थल है। यहाँ पे व्यस्त लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर हमेशा उत्तर की ओर होता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इसे पढ़ लिए। तो इसमें एजर्सन और रीजन है, तो एजर्सन और रीजन को हमें सावधानी से क्या करने हैं? पढ़ने हैं। तो क्या कह रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन यानी एजर्सन और कारण यानी रीजन को पढ़िए। ठीक है, तो एजर्सन क्या कहता है, अभिकथन क्या कहता है? तो देखिए, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत तभी थी और उनका साम्राज्य क्योंकि बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य होगा तो बड़े संसाधन की जरूरत होगी। ठीक है, और उसकी सुरक्षा के लिए तो एक बड़ी सेना भी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि करों एवं शुल्कों यानी टैक्स और जो भी शुल्क होते थे, फी वगैरह जो होते थे, तो इन फीस को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। बिल्कुल ये भी सही था कि जब क्या था कि सम्राट के बहुत बड़े मतलब कि साम्राज्य थे, तो उसमें संसाधन की जरूरत थी और बहुत साम्राज्य बड़ा था तो मुनाफा भी बड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए टैक्स उन्हें देना पड़ता था और किसानों को मतलब कि जो शुल्क की बात होती थी, तो ये शुल्क भी क्या होते थे, यानी कि एकत्रित किए जाते थे और एकत्रित करके अधिक संख्या में अधिकारी जो है इनको क्या करते थे, इनको असूलने के लिए जो टैक्स असूलता था, जो शुल्क असूलता था, तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो अब हमको पहचानना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो ये देखिए, ये दोनों सही है, तो ए और आर क्या है, दोनों सही है। लेकिन क्या है कि टैक्स और फी को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक है, तो यानी कि आर जो है सही व्याख्या करता है, सही बात। ठीक है, किसकी, तो ए की, यानी कि टैक्स और जो भी फी थे ये एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसके कारण सम्राट, क्योंकि सम्राट के क्या थे, संसाधन की जो है अधिक जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनका साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा था।
ठीक है। और इसके लिए, इसे संभालने के लिए उन्हें एक सेनापति की भी, बड़ी सेनापति की क्या थी, सेना की जरूरत थी। ठीक है, तो चलिए सही है ये, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो ये आपका सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, तभी हम जो है निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। दूसरा कह रहा है कि ए और बी, आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, नहीं ये गलत है। फिर है ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है, नहीं दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, बच्चे इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि मेहराब के मध्य में यानी बीच में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, आपका गलत है। दूसरा है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है, प्रयोग बढ़ गया, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। फिर उसके बाद सी है, पितरा दूरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। तो ये चीज में हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये आपका क्या है कि पितरा दूरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी, बिल्कुल ये क्या है, ये गलत है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना होगा, नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसको सही मानना होगा। और चौथा है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, तो ये चीज क्या है, आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि कह रहा है कि चोल वंश, क्या कह रहा है, चोल वंश। ठीक है, तो चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। पहला है पद्माशाली, नहीं होगा। फिर है दूसरा देवंग। ठीक है, देखिए ये सारे क्या हैं, यानी कि जो तंजावुर और उदयपुर जो एक समुदाय था, तो उस समुदाय के जो बुनकर होते थे, बुनने वाले जो होते थे, तो ये बुनने वाले जो है मंदिरों के झंडों के लिए क्या करते थे, कपड़े तैयार करते थे। ठीक है, तो देवंग पद्माशाली तो नहीं था, देवंग भी नहीं था, पनिका नहीं था, कौन था, सलिया थी। ठीक है, तो सलिया जो है एक क्या था, तंजावुर और उरेयूर में एक समुदाय का क्या था, नाम था, जिनका नाम था सलिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, कह रहा है कि मध्ययुगीन समय यानी काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, सुमेल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये कूट में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं कि क्या है, देखेंगे।
तो कह रहा है कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, तो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे एक बार पढ़ के। कह रहा है कि मध्ययुगीन समय या मध्ययुगीन काल में विविध प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 को सूची 2 की वस्तुओं का सुमेल कीजिए, ठीक है। तो पहला है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। तो व्याकरण और काव्य शास्त्र जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो लीला तिलकम उसको कहते थे, ठीक है। दूसरा है कहानी सुनाना, तो कहानी सुनाना जिसे कि कथक कहते हैं। फिर उसके बाद है विशिष्ट शैली। विशिष्ट शैली जो होगा, जो कि एक विशेष घराने से था, एक विशेष घराना का मतलब एक विशेष मतलब कि क्या थे, परंपराएं थी, एक मतलब कि जो कहते हैं कि परिवार का जो एक समुदाय होता है, घराना, ठीक है। उसके बाद है लघु चित्र। लघु चित्र आपका जिसको कि हम रस मंजरी कहते हैं। तो एक का हो गया आपका 2, ठीक है, 1 का 2 इसमें। चलिए, तो बी इज राइट आंसर। तो बी क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र को लीला तिलकम कहते हैं, कहानी सुनाना कथक कहलाता है, विशिष्ट शैली से ताल्लुक घराने के लोग रखते थे, फिर लघु चित्र का संबंध रस मंजरी से है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया क्या? 37 में चलेंगे, हो गया। चलिए 37 में देखेंगे अगला प्रश्न। थोड़ा सा इस ये भी है कूट में, कूट वाली जो है थोड़ी सी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो 37 में चलते हैं। 37 में क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं क्या है, तो कह रहा है पहला है खोखर। पहला क्या है? खोखर। तो यहाँ खोखर से हमारा मतलब क्या होगा? तो खोखर ये जो है खोकर, ये खोकर एक जनजातियां हैं, ये सारी खोकर, फिर लंगा और अरगुन, बलोची, गड्ढी, तो ये सब क्या है? जनजातियां हैं। क्या है? जनजातियां हैं, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र हैं जो कि मूल रूप से वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो खोखर जनजातियां जो है इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो पंजाब क्षेत्र से है, ठीक है। इसका संबंध कहाँ है? खोखर जनजाति का संबंध पंजाब क्षेत्र से है। फिर है लंगा और अरगुन का जो संबंध होगा वो मुल्तान और सिंध से है। उसके बाद बलोची का संबंध जो है वो उत्तर पश्चिम से है, और गड्डी का संबंध जो होगा वो पश्चिम हिमालय से होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। ये आपका अजरसन और रीजन पर आधारित है। 38 को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है इनके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 का थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलिए 38 में क्या कह रहा है? नील के काश्तकार, ठीक है, नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर को पढ़िए, यानी रीजन को पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला अभिकथन पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है 1859 यानी कि 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोही में खड़े हो गए। ये बात बिल्कुल सही है कि 1800
1969 में 59 यानी 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था और विद्रोह पर जो है ये उतर गए थे। फिर है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। ये भी बात सही थी, यानी कि कहिए कि दोनों कथन सही है, लेकिन बात पहले क्या है कि ये जो आपका दोनों जो एजर्सन और रीजन जो है अभिकथन और जो कारण है, तो इसमें यही है कि दोनों कथन सही है, लेकिन ये जो आर है यानी रीजन जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करते थे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों के क्या है, अलग अलग क्या है, मतलब कि संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ये सही है आपका। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को, पहले चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं, तब आंसर की ओर चलेंगे। फिर कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं, ये तो पूरा गलत है। फिर है ए और आर दोनों गलत है, ये भी पूरा गलत है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे, कह रहा है कि पंडित रमाबाई 19वीं शताब्दी की, या फिर से पढ़िए, पंडित रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। चलिए ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि पंडित जो रमाबाई थी एक क्या थी, विदुषी महिला थी। ठीक है, एक विदुषी महिला यानी कि विद्वान महिला थी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि सबसे बात क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन है। पहला कथन क्या है कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा है कि पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। हाँ ठीक है, ये जरूर सही है। उसके बाद है एक किताब या पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नता की आलोचना की गई थी। नहीं, ये गलत है कि एक ऐसा किताब या पुस्तक नहीं लिखा गया जिसमें स्त्री पुरुष की तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो भी सामाजिक भिन्नता थी उसकी आलोचना की गई है, ऐसी बात ये गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। फिर कह रहा है, अच्छा कूट में दिए गए हैं, कूट में है तो थोड़ा सा इसको सावधानी से देखना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग ठीक है, बी अभी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऐसे विकल्प का चयन कीजिए उनके जीवन, यानी किसके जीवन से, तो हमें जीवन पंडित रमाबाई के जीवन से इसे जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो बिल्कुल पंडित रमाबाई का जो संबंध था ये पूना से था और उन्होंने एक विधवा गृह की क्या की थी, स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल और केवल बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो बी इज राइट आंसर, केवल बी। चलिए आगे बढ़े। आप सभी अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे 40 में देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखा। ठीक है, काश्तकार का चाबुक एक क्या है, किसने लिखी। ठीक है, तो ये काश्तकार का चाबुक जो है एक क्या है, कृति है, एक रचना है। ठीक है, तो ये कृति और रचना की रचना जो है किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा लिखी गई, तो देखिए ज्योतिबा फुले ने काश्तकार का चाबुक नामक रचना
की थी, यानी कि इन्होंने ये लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए। पहला है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो ये क्या था, बिल्कुल सही था कि भाई उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने क्या किया था, लोगों को 4 वर्गों में बांटा था। किसमें किसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में। तो ये बिल्कुल सही है, जिसे कि क्या कहा जाता था, वर्ण कहा जाता था। ठीक है, चलिए, और वह विभाजन पदानुक्रमिक निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। तो ये चलिए, ये आपका बिल्कुल सही है कि यह जो विभाजन था, ठीक है, 4 वर्गों में, तो ये पद के अनुसार था। ठीक है, और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर भी आधारित था। लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दूसरा है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। हाँ, बिल्कुल बना तो था, लेकिन कई लोगों ने ये जो ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई थी सवर्ण व्यवस्था, तो इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये सही है। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं, ए सही है किंतु बी गलत है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, फिर है ए गलत है और किंतु बी सही है। ए क्या है, बिल्कुल गलत नहीं है, यानी सही है कि ब्राह्मणों ने 4 भागों में क्या किया था, मतलब कि 4 भागों में जो था जाति को बांटा था, और निचले जाति को, निम्न जाति को, मतलब कि एक पद के अनुसार या उससे जो नफरत होती थी, घृणा होती थी। ठीक है, तो इसके आधार पर ये सही बात है। लेकिन ये क्या है, पहला ऑप्शन जो था, ए जो था, वो क्या है, सही है। तो आपका क्या होगा, ये नहीं होगा, और ये भी ये गलत नहीं है, ए सही है। ठीक है, किंतु बी सही है, नहीं बी तो सही है ही, ए भी सही होगा। फिर है ए बी दोनों सही है और बी का कारण ए है। हाँ, यानी कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए क्या हुआ कि भाई मतलब कि कई प्रकार के लोगों को जो है जातीयता के आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ सी की ओर जाएंगे, यानी सी सही है। फिर है ए और बी दोनों सही है, किंतु बी का कारण ए नहीं है। नहीं, बिल्कुल बी का कारण ए है, तो इसलिए ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। का देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला अभिकथन कह रहा है 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे पहले। ठीक है, क्या समझेंगे कि जो 1850 की जब बाद था, बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। हाँ, की गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कारण कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। बिल्कुल सही। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों, भारतीयों का नहीं हो सकता। ये भी बात सही है।
ठीक है, चलिए तो यहाँ अब हम लोग जो है ऑप्शन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या है, जो कि हम देखें कि आर में क्या कह रहा था। आर में कह रहा था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों और यहाँ के लोगों पर क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, और मतलब कि कब्जा जमाए हुए थे, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक वह नियंत्रण मतलब कि भारत के लोगों या भारतीयों का नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल, यानी आर जो है वो इसके कारण क्या हुआ कि 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई, ठीक है। तो यानी कि बी जो है यानी आर जो है वो ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही है, ठीक है। उसके बाद बी देखते हैं। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि बिल्कुल सही है, दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसलिए ये गलत होगा। बाकी ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत होगा। ए और आर दोनों गलत है तो ये तो गलत होगा ही, तो राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रम में क्रमबद्ध करे। काल क्रम में आपको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है कि पहले भाई कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, तो इस तरह से काल के अनुसार आपको क्या करने हैं, इसे क्रमबद्ध करने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे कि सबसे पहले है साइमन कमीशन, नहीं साइमन कमीशन से पहले बना रॉलेट एक्ट, ये नंबर 1 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट सबसे पहले बना था और फिर उसके बाद बना आपका, रॉलेट एक्ट के बाद बना खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन हुआ था, और खिलाफत आंदोलन के बाद आपका हुआ था साइमन कमीशन बना था, ठीक है। इसको 3 नंबर लेंगे। और उसके बाद दांडी मार्च, साइमन कमीशन पास होने के बाद ही दांडी मार्च हुआ था 4। चलिए तो 1 2 3 4 यानी बी पहला नंबर पर, बी सी ए डी, बी सी ए डी। चलिए ये सही है, डी है, बी सी ए डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में चलेंगे। 44 में क्या कह रहा है इसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई। वह साइमन कमीशन की विरोध कर रहे थे, गलत। वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, नहीं। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ये जो वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी जो थे, ये क्या कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य के थे, तो केरल के थे, ठीक है। तो यहाँ के जो मतलब कि लोगों का जो भाषा था तेलुगु भाषा था, तो तेलुगु भाषा के लिए जो एक अलग राज्य की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टू श्री रामुलु के द्वारा, ठीक है। चलिए ये आपका सही है। फिर है वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया,
सी नंबर। चलिए, आप सभी अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला कथन है, अभिकथन है कि बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। बिल्कुल, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे समीप है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है। यानी सबसे कम चक्कर में जो लगाने में जो समय लगता है वो बुध को लगता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दूसरा हम क्या देखेंगे कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर चलते हैं। इसे कक्षा कहते हैं। बिल्कुल, सौर मंडल में जो 8 ग्रह क्या होते हैं, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो राइट आंसर तो ये भी सही है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कूट में है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ए और बी दोनों सही था आपका। देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। तो दूरी कम, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है कि बुध जो है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह था, जिसे कि बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 28 दिन का यानी 88 डेज का क्या लगाता है, समय लगाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ए आर दोनों सही है। हाँ सही है, परंतु आर द्वारा ए की व्याख्या सही नहीं होती। नहीं, व्याख्या वो करता है, बिल्कुल होती, ठीक है। उसके बाद है ए सत्य है, आर असत्य है। नहीं, उसके बाद दोनों क्या है, दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों असत्य है। नहीं भाई, दोनों सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, ठीक है। तो ये देखिए, आप सभी जो है ग्रीनविच के बारे में पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, ठीक है। तो जब ग्रीनविच यानी यह बीच में, जो कि लंदन के ग्रीनविच से क्या किया जाता है, इसे देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जैसे ही 30 डिग्री पर आएगा, जैसे यहाँ 12 बजा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो 12 बजा तो भाई 30 डिग्री इधर ना, तो क्या होगा, तो ये मतलब कि 10:30 बजे मध्याह्न तो नहीं होगा, 10 बजे पूर्वाह्न नहीं होगा, या तो 1 या तो 2 बजेगा। अब हमें देखना है कि क्या होना चाहिए, यहाँ 1 बजे मध्याह्न, यहाँ 2 बजे मध्याह्न, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि ये अगर हम 15 अगर इसे मानते हैं, 15, 20, 30, 45 इस तरह से लेके चलते, तो यहाँ 1 बजा, तो यहाँ 2 बजना चाहिए, तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ अगर 15 डिग्री के एंगल पर लेते हैं तो इस यहाँ 1 बजेगा, और जैसे हम 30 पर जाएंगे तो ये 2 बजे क्या होगा, मध्याह्न यानी दोपहर होगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 में देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि दी गई सूचना या विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने, ठीक है।
अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य क्षेत्र। ठीक है, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और कम गर्मी देती है। तो कम गर्मी देगा कहाँ पर? शीत कटिबंध में देना चाहिए। ठीक है, उसमें तो ज्यादा गर्मी देगा, फिर कटिबंध, फिर गर्म है, शीत कटिबंध होगा। ठीक है, यहाँ इस लॉजिक से आप पहचानेंगे कि जो सूर्य की किरणें है टेढ़ी पड़ती है तो ये ठंड के समय में होती है, सीधी नहीं पड़ती है, सीधी गर्मी के टाइम में होता है। तो जहाँ जहाँ उष्ण नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। कटिबंध में कौन कटिबंध? तो शीत कटिबंध। ठीक है, उसके बाद यहाँ है क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, तो ये तो शीत होगा, अत्यधिक शीत क्षेत्र यहाँ भी है, तो इससे होगा शीत कटिबंध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। में है कि विषुवत वृत्त और अक्षांश समांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। तो पहला है आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो पहले हम क्या बना लेंगे? वृत्त बना लेंगे। ये है आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। क्या है? ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये आपका क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ कह रहा उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ओहो, तो इसका क्या मतलब कि एंगल होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा जानेंगे कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है, जो कि क्या है? 66.5 डिग्री के एंगल पर क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 का क्या हो गया? थोड़ा सा हम इधर बना देते हैं फिगर, ताकि आपको ये इक्वेटर हो गया, ये सारे जो वृत्त बने ये उत्तरी वृत्त और ये दक्षिणी वृत्त। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या होगा? 66.5 डिग्री का। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि मकर रेखा। मकर रेखा यानी उत्तर ध्रुव की ओर होता है मकर रेखा। ठीक, जो कि कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? ये 23.5 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो कि बनाएगा 0 डिग्री। हाँ, यहाँ ये है विषुवत रेखा बीचों बीच। ठीक है, जो कि 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, विषुवत रेखा 0 डिग्री, बच गया आपका उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव जो कि क्या है? ये आपका 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। ए का 3, तो 3 यहाँ है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में देखेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण का सही व्याख्या है? किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति। बिल्कुल सही है, ये पर्यावरण है। फिर है दूसरा कि पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। तो केवल पृथ्वी पर तो मानवीय क्रियाकलाप ही पर्यावरण अध्ययन में की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर जो है कई प्रकार के
जीवधारियाँ पृथ्वी मतलब कि पर्यावरण से संबंधित है। कई प्रकार के वस्तुओं का पर्यावरण अध्ययन से क्या है, संबंध है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद है पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, हाँ ये सही है। फिर उसके बाद है मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रघटनाएं और प्रपंच, हाँ बिल्कुल घटित होते हैं पर्यावरण अध्ययन में। ACD इसमें है, तो ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, तो वनों की पहचान करना है, पहले देख लेते हैं कहीं कूट में तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम एक बात मतलब कि क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और फिर उसके बाद जो है 4 जो है आपके क्वेश्चन पर भी आधारित जो है प्रश्न है, तो थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होने की क्या है, संभावना हो सकती है। लेकिन चलिए पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। चलिए ठीक है। फिर है बांज चीड़ यूकैलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है तीसरा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो है हमने देखा, तो ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। ठीक है, तो ये शीतोष्ण की बात हो रही है। उसके बाद बांस चीड़ एवं यूकैलिप्टस, तो यूकैलिप्टस तो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं, जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्णपाती है, या पत्ते गिरते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शीतोष्ण सदाबहार वन का ये एग्जाम्पल है। सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे कि कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं, और मैच करके आपको यहाँ आंसर देने हैं। तो पहला है वन कौन है, जहाँ वन है तो वो अत्यधिक वर्षा से क्या रखेगा, संबंधित रहेगा। उसके बाद है घास स्थल में हाँ वर्षा होगी, लेकिन मध्य वर्षा होगी। कांटेदार झाड़ियां, इसमें बहुत कम वर्षा होगी। ठीक है, जिसके कारण वहां की पत्तियां क्या हो जाती है, कांटों में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो है मतलब गर्मी काफी अधिक होती है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 3। चलिए ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 क्या है कि इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पाद होता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो ये कौन सी गैसों का जो है उत्पाद करते हैं, यानी कि कौन से गैसों का निर्माण करते हैं, ये हमें देखना है। तो ये सीधा है ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि हम बचपन में भी पढ़ते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 फिर एजर्सन और रीजन है।
थोड़ा सा इसको फिर सावधानी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। आप आतपन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। फिर है आते हुए सूर्यताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ए और आर सत्य है तथा आर द्वारा ए की सही व्याख्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, आर एकदम गलत है। ठीक है, दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है, नहीं, दोनों सत्य नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है, हाँ ये सही है। फिर है आर और दोनों आर और ए होगा, या ए असत्य है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहता है, ये भी मुझे लग रहा है कि कूट में होना चाहिए, बिल्कुल कूट में है। इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं ताकि कूट भी हम पढ़ सके। कह रहा है कि परिवहन के साधनों का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। ठीक है, तो पहला है सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग। ठीक है, तो सड़क मार्ग को हम किससे मिलान करेंगे? परिवहन के महत्व से। ठीक है, तो पहला है सड़क मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। सबसे तीव्र साधन नहीं, ये परिवहन का क्या है? परिवहन का ये कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग है, सड़क मार्ग। ठीक है, 4 रेल मार्ग अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, उसके बाद है तीव्रता से एवं कम खर्च और व्यय में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोना। हाँ ये सही है कि तीव्रता से, रेलगाड़ी से हम क्या करते हैं? तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन हो जाता है और भारी सामान को ढोने में भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जल मार्ग से जो है अधिक दूरी से हम भारी और बड़े सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, बिल्कुल ये अधिक दूरी में भारी सामान को, जैसे बंदरगाह वगैरह में होते हैं। फिर है वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। कह रहा है कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए चयन करते हैं हम। तो कह रहा है कि उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, बिल्कुल ये क्या है आपका? सही है। फिर दूसरा है स्प्रिंकलरों का उपयोग टपकन यानी ड्रिप विधि से सिंचाई, ये भी सही है। फिर उसके बाद है गहरे कुएं खोदना और है एक जल संग्रहण। शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है, तो गहरे कुएं खोदना ये नहीं होगा। उसके बाद है जल का संग्रहण करना, बिल्कुल। चलिए, तो ए बी डी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग 60 क्वेश्चन जो है
समय की पाबंदी को देखते हुए बस आज हम लोग 25 क्वेश्चन 60 में से देखेंगे। तो ये आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा वीडियो बना करके जो है समझा दिया जाएगा। तो इसका 56 से 90 तक का जो डिस्कस होगा ये सोशल साइंस यानी 10 जनवरी 2022 के पार्ट 2 में आपको अगले वीडियो में मिल पाएगा। तो चलिए आज हमारा डिस्कशन यहीं तक। हमारे YouTube चैनल का टाइम हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से दोबारा इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।